नहीं निकालेगा, मोबाइल यूज नहीं करेगा। ओके सर। चलो आराम से देखो। सेम ही तो दिख रहा है यार। सबको सुनाओ, अगर तुम लोग को अच्छा लगता है। अंकल जी अब शुरू हो गया बस हो गया सर। प्रिंसिपल सर आ गए रे शांत रहो बुद्धि कहाँ बना रहा है रे कोई हल्ला नहीं करेगा। मेरा चश्मे का अच्छा लग रहा है। चश्मा सही में इससे अच्छा लग रहा है। चश्मा क्या लग रहा है? पगली कैसे कर रही है यार? ऊपर जा रहे हैं। कोई चुड़ैल निकली। कौन? अरे उसको देकर तिवारी जी को बोल दीजिएगा। अरे अरे गीत लग रहे अरे अरे बस फट गया क्या? फट गया पूरा सिस्टम हिला दिया। अरे गाल तो चला गया। अरे वो सर हम लोग को नहीं बताए थे प्लैनेट वाला। वो लड़की वाले में। हाँ हाँ हाँ। अच्छा हम लोग यही पे हैं ना। नमस्कार, खुश रहिए। में आपका स्वागत है। थैंक यू। अरे खुद के बना रहा है रे। सारे का मुँह बजा दिया है। सूर्यास्त हो चुका है। जैसे जैसे चारों ओर अंधेरा छा रहा है, वैसे वैसे हजारों तारे आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं। और नीचे रखो भाई। इस वक्त रात के 9 बजे हैं। अब चांद भी साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर के पहाड़, वादियां और समंदर के साथ। अरे अरे उस चक्र के अंदर के उन तारों की ओर देखो। इस चक्र को शीत वृत्त के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ देखिए, ये है वृषभ नक्षत्र या वृषभ राशि। पास ही में दिखाई देता है उरायन यानी मृगशीर्ष, शिकारी या महाव्याध नक्षत्र। पास ही में उसका भरोसेमंद शिकारी साथी कैनिस मेजर यानी बृहलुब्धक, इसे श्वान भी कहते हैं। और वहां जो दिख रही है वो है मेष राशि। बृहलुब्धक के पास ही है कैनिस माइनर यानी कि छोटा श्वान। थोड़ी सी कल्पना शक्ति लगाकर अगर हम इन कंकालों में हाड़ मांस भर के देखें तो हमें ये संपूर्ण भाग प्राणी या योद्धाओं से भरा लगने लगेगा। ये क्या है? ऐसे नहीं किया अच्छा लग रहा है। अरे डिस्टर्ब मत कीजिए ना। अरे कोई डिस्टर्ब
बड़ी बुआ है हमारी। बड़ी बुआ है। लेट आने वाले सस्पेंडेड, जो लेट आया अपना नाम लिखवा देगा इधर। लेके आते हैं। अन्ना तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम्ही को देखने आए थे। हमको देखना है। ये हल्ला नहीं करेगा ये। होल है, पूरा होल है। क्या बोल रहे करीम भाई इधर इधर। आप बेंच से शुरुआत देखो। अरे अपना कॉलेज नहीं है। के पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 स्पुतनिक 1957 में प्रक्षेपण किया गया था। एक वैज्ञानिक जिज्ञासा की वजह से आज की तारीख में लगभग 4000 से ज्यादा एटॉमिक बॉम्ब्स कोरोना वायरस जग गया रे। कोरोना वायरस कोरोना वायरस फिर भी हम उनके बारे में कम नहीं सोचते। साइंस फिक्शन में और से काफी अलग दिखने वाले सख्त ढांचे और अद्भुत चेतनाओं से सज्ज इन लोगों ने सबसे खतरनाक दूर स्थित मनोहारी जगहों को निकालने में हमारी मदद की है। उनकी आंखों और कानों के माध्यम से हमने कुछ अनोखी जगहों के सबसे साहसी अन्वेषण किए हैं। लोग एकदम मस्त जगह पे बैठे हैं। मानव की मर्यादा से परे ऐसे सेंसर सिस्टम्स का उपयोग करके उन्होंने घरों और ये स्वराज बैठो ना यार।
अंतर्ग्रही आकाश के भयप्रद विकिरण क्षेत्रों से सफर कर रहे थे, उन्होंने हमारे सौर मंडल के सबसे दूर तक के वैश्विक रहस्यों को उजागर किया। हम मानव जहाँ जाने का साहस नहीं करते, वहाँ रोबोट्स बेखौफ चले जाते हैं। बाहरी ग्रहों के एक अनोखे पंक्ति बंधन ने 2 वॉयेजर अंतरिक्ष यानों को बाहरी सौरमंडल तक आसानी से पहुंचने का अवसर दिया। अरे गेट बंद कीजिए। हमेशा महाकाय ग्रहों का भ्रमण करने वाले छोटे विश्व प्रभावित कर जाते हैं, जैसे कि यूरेनस का 480 किलोमीटर कहाँ? जब हम लोग थोड़ी ना कुछ कर रहे थे। सतह से ऊपर उठकर नदी पर जम गया, तब ये 5 किलोमीटर ऊंची दीवार का निर्माण हुआ। एक छोटे विश्व के लिए एक महाकाय है। 470 किलोमीटर ऊंची है। अब पीछे देखो, पीछे इतनी कम है पीछे से कि निकाल सौर पैनल काम नहीं करेंगे। इसीलिए वॉयेजर को अपने साथ एक छोटा सा न्यूक्लियर जनरेटर रखना जरूरी हो गया है, जिसके जरिए अनुसंधान उपकरणों को बिजली मिलती रहे। इस डिश एंटेना की दाहिनी तरफ जो गठिला सिलेंडर वही है। एक लंबे पुलिंदे में मैग्नेटोमीटर था, जिसे यान के इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर रखना जरूरी था। कई कैमरे और सेंसर्स का एक गतिशील समूह इस विशाल रोबोट की आंखें और कान थे। अन्य ग्रहों पर हुई यशस्वी यात्राओं से प्रोत्साहित होकर वॉयेजर 2 के उड़ान का समय 30 से मात्र 12 वर्ष किया गया। अगस्त 1989 में सूरज से 4.5 अरब किलोमीटर दूर स्थित सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून को छूकर उसने रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम दर्ज कराया। उसने 4 ग्रहों की यात्रा की, 2 पहली बार और 48 चांद ढूंढने में मदद की। अब ग्रहों का इस लाभदायक तरीके से सम्मिलित होना 150 वर्षों आगे हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे भीतरी ग्रह बुध और शुक्र का अन्वेषण करना काफी मुश्किल है। 1974 और 1975 में एक अंतरिक्ष यान ने बुध की एक आंशिक रूप से तस्वीर खींची थी, पर दोबारा किसी रोबोट को खोज यात्रा पर लौटने के लिए 33 वर्ष लगे। ये है मैसेंजर। 2-3 प्रयासों के पश्चात उसने 2011 में बुध की भ्रमण कक्षा में प्रवेश किया। आश्चर्यजनक बात यह है कि लोहे का आंतरिक होने वाले इस छोटे से ग्रह की सतह पृथ्वी, चांद या फिर मंगल की सतह से काफी अलग है। यार कितना मस्त मैसेंजर है। उत्तरी ध्रुव के करीब पाए गए कुछ अजीब मिश्रणों को इकट्ठा कर रहा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये दरअसल पानी से जमी बर्फ होती है, पर अब तक इस बात की पुष्टि करने वाला सबूत नहीं मिला। अगर ऐसे जाके टच कर ले उसको। शुक्र पर बर्फ को किसी भी सूरत में पाना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी सतह इतनी गर्म है कि उस पर सीसा भी पिघल सकता है। सिर्फ चंद सोवियत गनारा है जो हथियारबंद टैंक्स की तरह बनाए गए थे, शुक्र पर सीधी तरह से उतर सके। उनसे मिली छवियों की मदद से हमने उस ज्वालामुखीग्रस्त चट्टानों से भरे भूखंड का विस्तृत चित्र निर्माण किया है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा वायुमंडल है जो पृथ्वी से 90% घना है। यहाँ पर कोई भी आरक्षित मानव बुरी तरह से जलकर भून जाए।
सतह की वैज्ञानिक सुनिश्चितता से किया गया पुनर्निर्माण है, जहां पर तीव्र ज्वालामुखी विस्फोटक गतिविधियों के कारण निरंतर बदलाव होते रहते हैं। शुक्र आकार में पृथ्वी से दुगना है, पर इसका घना कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल, सल्फ्यूरिक एसिड से भरे बादल और भट्टी जैसा तापमान हमें यही जताता है कि भविष्य में कोई भी मानव या रोबोट्स इस पर सबसे आखिर में जाना ही पसंद करेगा। पृथ्वी से परे एक ही जगह ऐसी है जहां पर मानव और रोबोट्स दोनों जा चुके हैं, और वो है चांद पर, जिनका जन्म 1970 के बाद हुआ है। उनके लिए तो मानव चलित चंद्र यात्राएं ऐतिहासिक है। हाल ही में चांद के ध्रुवों पर पानी जमकर बर्फ होने की खोज के कारण भविष्य में अन्वेषण और औद्योगिकीकरण की संभावनाएं बढ़ गई हैं। पहले अमेरिका और रशिया का चांद की भूमि पर वर्चस्व हुआ करता था, पर अब यूरोपीय देशों के रोबोट अंतरिक्षयान चांद पर सफलतापूर्वक जा चुके हैं और पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी क्षेत्र की तीन बड़ी आशियाई हस्तियां जापान, भारत और चीन भी चांद पर जा चुकी हैं। अब तो पहले अशासकीय चंद्र रोबोट के लिए 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा गया है, जिससे नजदीकी भविष्य में दोबारा चांद का सफर शुरू हो सकता है। चीन ने भी अगले दशक में मानव चलित यान चांद की भूमि पर उतारने में दिलचस्पी दिखाई है। अमेरिका ने वापस चांद पर जाने की योजनाएं रद्द कर दी है, बल्कि नासा एक उपग्रह पर मानव चालित यान उतारने की योजना बना रहा है। जापानी अंतरिक्ष यान हायाबुसा ने एक उपग्रह के कुछ सूक्ष्म सैटेलाइट और उन्हें लेकर 2010 में पृथ्वी पर पहुंचा। 2011 के मध्य में डॉन अंतरिक्ष यान ने मंगल और जुपिटर के बीच स्थित दूसरे बड़े उपग्रह वेस्टा की परिक्रमा शुरू की। उसके परीक्षण ये बताते हैं कि वेस्टा उसके 4 अरब वर्षों पहले हुए निर्माण से लेकर आज तक उसी स्वरूप में है, पर उसकी अलग अलग किस्म की विशेषताएं ये सूचित करती हैं कि इस छोटे से विश्व में और बड़े ग्रहों में बहुत समानताएं भी हैं। डॉन अब सबसे बड़े उपग्रह की ओर जा रहा है, सीरियस। भविष्य में उपग्रहों पर खनन पृथ्वी पर होने वाली खनिजों की कमी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चंद किलोमीटर दूरी पर होने वाले एक साधारण उपग्रह का व्यावसायिक मूल्य लगभग $80 ट्रिलियन होगा, जो अमेरिका के राष्ट्रीय ऋण से 5 गुना ज्यादा है। उपग्रहों से मिलते जुलते पर थोड़े से अलग होते हैं धूमकेतु। वो ज्यादा वाष्पशील होते हैं और सूरज की गर्मी के कारण बड़ी मात्रा में वायु और धूल का उत्सर्जन करते हैं। सबसे प्रसिद्ध है धूमकेतु हैली, जिसकी छोटी सी परिक्रमा उसे 76 वर्षों में एक बार सूरज के नजदीक लाती है। अवकाश युग में प्रवेश करते हुए सर्वप्रथम रशिया, जापान और यूरोप ने उसकी मुलाकात करने अपने रोबोट्स भेजे। मेरा नाक दुखने लगा इस चश्मे से। नाक दुख गया इस चश्मे से। मार्च 1986 में वो धूमकेतु के केंद्र से 600 किलोमीटर की दूरी पर था। उस कालावधि में 15 किलोमीटर चौड़ाई का धूमकेतु 3 प्रमुख मुखों से प्रति सेकंड 3 टन द्रव्य बाहर फेंक रहा था, ज्यादातर पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड। जियाटो ने धूमकेतु से निकलते उस मलबे के करीब 12,000 आघात झेले और फिर एक बड़े आघात से यान गिर गया और उसका कैमरा टूट गया। तब से लेकर आज तक कई अंतरिक्षयान बड़ी सतर्कता से कम सक्रिय धूमकेतुओं का सफर कर चुके हैं। धूमकेतु की धूल जमा करने में वे कामयाब हो गए हैं और द्रव्य को बाहर निकालने के लिए कुछ तो जानबूझकर उनसे टकराते हैं।
मिशन 2004 से जारी है। उसी वर्ष मार्च में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रोसेटा अंतरिक्ष यान का उड़ान किया, जो 2014 तक धूमकेतु के नजदीक पहुंच गया था। खुशी की बात यह है कि रोसेटा अपने साथ एक छोटा रोबोट अन्वेषक फिले ले जा रहा है, जिसकी धूमकेतु के केंद्र पर जल्द ही उतरने की उम्मीद है। उपग्रहों और धूमकेतुओं का अन्वेषण और उनकी प्राचीन संरचनाएं हमें शायद 4 अरब वर्षों पहले ग्रह कैसे बने थे ये बताएंगे। वाह यार, अन्य ग्रहों की तुलना में मंगल की खोज में निकले बहुत से रोबोट्स नष्ट हो चुके हैं। इस मामले में रूसी सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। 2011 में उनका सबसे अत्याधुनिक मंगलीय रोबोट पृथ्वी की परिक्रमा भी पार न कर सका। मंगल के चांद फोबास की सतह पर उतरने के लिए उसकी संरचना की गई थी। ये जगह मानव चलित मशीन के लिए योग्य मानी गई है। ये मंगल है ना? आज मंगल है। इन सब कठिनाइयों के पश्चात अमेरिका और यूरोप के कई रोबोटिक अन्वेषण जारी है। 2012 में अमेरिका ने उसका सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक रोवर क्यूरियोसिटी मंगल पर उतारा और मंगल के क्यूरियोसिटी अन्वेषण नाम ही के था। नए अध्याय की शुरुआत की, जो शायद क्यूरियोसिटी पहली नाम ही बार था उसका। मंगल अभियान को प्रोत्साहन देगा। हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर पर मानव चलित उड़ान शायद 1 शतक या ज्यादा समय तक उस पर स्थित खतरनाक विकिरण से भरे वातावरण के कारण नामुमकिन होगी। रोबोट्स को भी यहाँ पर जीवित रहने के लिए सख्त होने की जरूरत पड़ती है। पृथ्वी की कई सालों तक परिक्रमा करने वाले गैलीलियो हाँ, जॉन अंतरिक्ष बोलो यान तो का गिर जा। डेटा कई बार नष्ट हो गया और उसके कुछ हिस्सों में बिजली की रुकावट भी आ गई थी। रोबोट्स और मानव दोनों के लिए ये जगह घातक है। लेकिन जुपिटर के एक चांद यूरोपा के करीब कहीं पर जीवन के होने की संभावना है। ऐसा माना जाता है कि उसकी बर्फीली सतह के नीचे एक महासागर है, जिसका पानी पृथ्वी के सभी महासागरों से भी ज्यादा है। 2020 और 2030 के दौरान यूरोपा रोबोट परिक्रमा का और अवतरण का एक लक्ष्य होगा। एक विशाल जुपिटर, मोटर हाँ। की तरह दिखने वाला जूनो नई उच्च तकनीकी सौर पैनल्स का उपयोग करके विद्युत शक्ति का निर्माण करता है। सूरज की रोशनी जुपिटर तक पहुंचते पृथ्वी की तुलना में 25 गुना कमजोर हो जाती है। 2011 में उड़ाया गया जूनो जुपिटर की परिक्रमा में 2016 में प्रवेश करेगा। इस विशाल ग्रह का निर्माण, उसका वातावरण और पर्यावरण, इनके विषय में हमारी कल्पनाएं जूनो पूरी तरह से बदल देगा, ऐसी अपेक्षा है। जुपिटर से दुगने अंतर पर है शनि, जो इन वायु से भरे महाकाय ग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो अन्वेषकों के लिए एक चुनौती है। 2004 से सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक रोबोट अन्वेषक शनि की परिक्रमा कर रहा है। एक मिनी बस के आकार का कसीनी अंतरिक्ष यान इस महाकाय ग्रह का और उसके 60 से ज्यादा चंद्रों का अध्ययन कर रहा है।
शनि के शानदार वलय की माला कैसे आश्चर्यजनक रूप से जटिल है और निरंतर बदलती रहती है, इस पर प्रकाश डाला है। अगर पृथ्वी के इर्द गिर्द होते तो ये वलय चांद से लगभग 1/3 अंतर तक होते, फिर भी उनकी चौड़ाई सिर्फ 10 मीटर है। बड़े और छोटे चंद्रों के परिणाम स्वरूप ये अरबों छोटे छोटे बर्फीले कण अलग अलग स्थितियों में निरंतर आकार लेते रहते हैं। एक चांद इंसेनिटस, जिसकी सतह से बहने वाले पानी के झरने से उड़ने वाले बर्फीले कणों से एक वलय भर रहा है, ऐसा अनुमान है। शनि के 2 मनोहारी चंद्र हैं, इंसेनिटस और टाइटन। में वॉयेजर 1 ने दूर के ग्रहों को छोड़कर अपना ध्यान टाइटन पर दिया। ये चंद्र बुध ग्रह से भी बड़ा है। वॉयेजर के कैमरा ने यह बताया कि टाइटन की सतह घने वातावरण के पीछे छिपी है, लेकिन अन्य उपकरणों की सहायता से यह पता चला कि यह वातावरण मुख्य रूप से नाइट्रोजन और उसके ऊपर स्थित घने हाइड्रोकार्बन का कोहरा था। इसका मतलब टाइटन 4 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी जैसा ही था, पर अंतर्ग्रहीय बर्फीले वातावरण में जम गया। कसीनी के लिए ये एक मुख्य लक्ष्य है। कसीनी ने इंफ्रारेड और रडार की सहायता से टाइटन के बादलों में अंतर देखा और उसके साथ ही लैंडर भी ले गया। दिसंबर 2005 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हुइगेन्स यान 2 घंटों तक टाइटन की सतह पर घूम रहा था। कसीनी को जो फोटो उसने भेजी वो चौंका देने वाली हूबहू पृथ्वी के स्वरूप जैसी ही थी, जहां थी नदियां, पर्वत, किनारे। लेकिन ये नदियां मीथेन की थी और पर्वत पत्थर के नहीं बल्कि सख्त बर्फ के बने थे। हुइगेन्स वहां पर उतरा और वहां से चारों ओर का दृश्य भेजा। उसने वहां जो देखा उसका ये पुनर्निर्माण है। गोल कक्कड़ों से भरा किनारा, जिसके चारों ओर मीथेन का प्रवाह, तापमान पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से 100 से भी कम डिग्री। फिर भी ये विश्व हमारे लिए एक टाइम कैप्सूल की तरह होगा, जिससे हम पीछे जाकर हमारे ग्रह के निर्माण और उस पर जीवन की शुरुआत के बारे में जान सकेंगे। भविष्य में एक और टाइम कैप्सूल हम खोज सकेंगे जब न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान प्लूटो और शारोन की ओर उड़ान भरेंगे। 10 वर्ष और 5 अरब किलोमीटर का अंतर काटने के बाद ये निडर रोबोट सबसे दूर प्लूटो और उसके चंद्रों का अन्वेषण कर चुका है। भले अब उसे ग्रह नहीं माना जाता, पर अब भी वो एक ऐसा बर्फीला विश्व है जो हमारी पहुंच के बाहर है। क्या है? किसी बाहरी ग्रह का खोया हुआ चांद, एक महाकाय धूमकेतु, बर्फ का एक गोला, या फिर बर्फीले झरने का जमघट। इसके नीचे है पूर्ण सौरमंडल के अरबों बर्फीले अवशेष, जो सबसे नजदीकी तारे के आधे अंतर पर फैले हैं। तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों का निरीक्षण करने वाले और एक रोबोट के निशाने पर नजदीकी तारे हैं। ये उन बहुत सारे तरीकों में से एक है जिसके कारण हम हमारे आकाश में अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों को खोज पाए हैं। कुछ एक ग्रहीय मंडल है तो कई बहुत ग्रह वाले हैं, और वहां पर ढेर सारे ग्रह हैं, विलक्षण विविधता से भरे। यहाँ जैसे हमारे आधुनिक रोबोट्स अन्य ग्रहीय जीव सृष्टि के संकेत ढूंढ रहे हैं, तो क्या शायद उनके रोबोट अन्वेषक भी हमारे इस छोटे से विश्व को देखते होंगे?
आधा घंटा का था। अरे फिर से शुरू हो रहा है, एक बार और है। बहुत दिन है आधा घंटा रजनी जी का देखो ना, कब है? चश्मा लगा के बैठी है साइड में। नहीं पा रहे सही से। अच्छा खत्म हो गया लगता है, तब आई है वो। हाँ, नहीं पा रही। और लेट से आई थी वो, तो उनको कॉल किया सर है। नीचे की एक बार जूनियर तो कल था, जूनियर आज वो काजल के साथ आई है। तो वही तो जूनियर तो कल था। आज की चल काजल लेके आई है ना।